नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर कोलाघर रोड स्थित ओएनजीसी में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण एवं ओएनजीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा दक्ष उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और ऊर्जा संरक्षण पर आधारित 2023 के टेबल कैलेंडर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इधर ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 के मौके पर ओरेडा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने स्कूली छात्रों से भी संवाद किया। ऊर्जा संरक्षण विभाग द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम के अंतर्गत ये छात्रों से संवाद सीएम ने किया। साथ ही चित्रकला का प्रदर्शन भी किया गया। ऊर्जा संरक्षण सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य हेतु स्कूली छात्रों को सम्मानित किया। ऊर्जा संरक्षण दिवस हम सबको कहीं ना कहीं ये स्मरण भी दिलाता है और हमें आगे के लिए एक रास्ता भी दिखाता है कि हम ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काम करें। और जहां पर बहुत सारे जो हमारे ज्ञान विज्ञान के कारण से, अनुसंधान के कारण से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल से तमाम क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं व्यक्तिगत जीवन में भी हम सभी लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो जहां ऊर्जा उत्पादन हमारे जैसे राज्य में जिसकी अवधारणा में है, जहां ऊर्जा उत्पादन जरूरी है, वहीं ऊर्जा संरक्षण भी जरूरी है। इधर दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को लेकर धामी सरकार योजनाएं बना रही है, जिससे राज्यों के भीतर समुचित विकास हो सके। जानकारी के मुताबिक विकास की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही राज्य के अंतिम गांव चमोली जनपद के माड़ा गांव में अपनी सरकार की कैबिनेट बैठक आहूत कर सकते हैं, ताकि प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंचकर गांव की समस्याओं को करीब से पहचान सके और उनके समाधान का रास्ता निकाल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतिम गांव को पहला गांव मानकर सम्मान देने की बात कही है और उसी दिशा में राज्य सरकार और गांव से ही विकास की योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। मैसेज क्या है सर? जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव में कहा है कि जो सीमांत के हमारे ये गांव हैं, इन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है और प्रथम गांव की संज्ञा देकर उनका विकास हो, वो सबके ध्यान में आए, सबके कार्यशैली में आए, कार्य व्यवहार में आए, शासन प्रशासन सभी जाए। और उसको लेकर हम जहां भारत सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज की योजना है, जो उस योजना पर तो काम कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर से इन गांवों के विकास के लिए सीमांत विकास के क्षेत्र में प्रतिबद्ध होकर आगे काम कर रही है। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट का कहना है कि चाहे निकाय के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, भाजपा सभी चुनाव की तैयारी में है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनको जन तक पहुंचाना और प्रत्येक व्यक्ति को लाभ दिलाना बीजेपी पार्टी की प्राथमिकता रहती है। जनता पार्टी लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार संपर्क, संवाद और प्रवास पर रहते हैं। पार्टी में जो भविष्य में आने वाले जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करना, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क और प्रवास करना, ये अपनी कार्य प्रवृत्ति रही है और सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। सामूहिक नेतृत्व तो हमारे यहाँ प्रमुखता से दिखाई देता है और ये समय समय पर होने वाली बैठकें हैं। हमारे जो विधायक हैं वो समय समय पर बैठते हैं, सांसद हैं समय समय पर बैठते हैं, संगठन का जो नेतृत्व है वो उनके साथ बैठता है और जो काम संगठन के द्वारा किए जाने वाले हैं उन कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हैं। तो इसीलिए हमारा संगठन प्रभावशाली है।
उधर राजधानी देहरादून में वन विभाग एक्शन मोड में है। देहरादून वन प्रभाग ने 17 में से 15 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया है। पूर्व में शासन की ओर से अतिक्रमण कर बनाए गए ऐसे धार्मिक स्थल चयनित करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। देहरादून वन प्रभाग के डीएफओ नीतीश मणि त्रिपाठी ने कार्रवाई की पुष्टि की है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते कुछ सालों से सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे करके धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। इनको तोड़ने की कार्रवाई अब प्रशासन के द्वारा की जा रही है। ऐसे अतिक्रमण जो एबैंडेंड हैं, जहाँ मतलब कोई रह नहीं रहा है, उनका चिन्हीकरण किया गया। उसमें कई धार्मिक स्थल इस तरह के भी पाए गए हैं। उन धार्मिक स्थलों के बारे में जनरल एक आदेश है कि मतलब उसको शीघ्रातिशीघ्र उसको प्रथम चरण में उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन सबको जब तक हम उसका प्रॉपर चिन्हीकरण नहीं कर लेंगे कि उसमें कब से किया गया है, क्या कब से बनी हुई हैं, तब तक हम उसके बारे में निर्णय लिया जाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। इसीलिए हमने ये कहा है कि पहले एक सूचीबद्ध कर लिया जाए, सूचीबद्ध के बाद उसका कैटेगराइजेशन किया जाए, कैटेगराइजेशन के बाद उस पर किस तरह से नियमानुसार कार्रवाई की जानी है, उसके हटाने की उस पर कार्रवाई की जाए। तो इनको मैंने कभी काउंट नहीं किया, डेटा कंपाइल नहीं किया गया, कभी काउंट नहीं किया, लेकिन इस तरह की सारी सूचनाएं विभाग की। कोई किसी, मैंने आपसे कहा ना कि धार्मिक किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है, किसी तरह की भी धार्मिक अगर अतिक्रमण होगा धार्मिक गतिविधियों को लेकर तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। सर, जो पुराने निर्माण हो चुके हैं, पुराने निर्माण के बारे में अभी व्यापक विचार हम लोग करेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में निर्णय। उधर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर हों, इसके लिए शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने उन शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया जो अवकाश के दिन या अतिरिक्त कक्षा बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए लगा रहे हैं। शिक्षा महानिदेशक का कहना है कि जो शिक्षक अवकाश के दिन कक्षाएं संचालित करेंगे या अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करेंगे, उन्हें मानदेय के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही वो खुद ऐसे शिक्षकों की फोन पे हौसला अफजाई भी करेंगे। माननीय मंत्री जी मेरी इसमें निर्देश दिए थे कि हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है कि बोर्ड के जो टॉपर्स हैं वो हमारे बच्चे बढ़े, हमारे बोर्ड के, हमारे विभाग के। इसके अलावा बच्चों की मात्रा की गलतियां होती हैं, उनकी राइटिंग अगर खराब है तो उसको ठीक करना है। ये तभी हो सकता है जब रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग होगी और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न्स कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखें, ये सब जो हम बच्चों को अपने बताएंगे तभी हमारा बेहतर परिणाम होगा। तो ये सब को लेकर के हमने आज एक चर्चा की थी, हमारे सारे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक उसमें थे। हमने ये भी कहा है कि चूंकि कोर्स पूरा करना है और पिछली पढ़ाई भी चूंकि 2 वर्ष कोविड में बाधित हुई है, वो सभी। उधर देहरादून के रेसकोर्स क्षेत्र में 28 नवंबर की सुबह हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सुबह सैर के लिए निकले थे, तभी आरोपियों ने उन्हें दबोच लिया और घर के अंदर ले जाकर हथियारों के बल पर करीब 4 लाख रुपए कैश, करीब 12 लाख रुपए कीमत की 6 घड़ियां और एक कार लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को घर से दबोच लिया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पांच टीमें हमने गठित करी, लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज का देखा गया और कल शाम को इसमें 5 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इसमें 4 लोगों की कल अरेस्टिंग हो गई है। इस प्रकरण में एक तो इग्निस कार गई थी वो रिकवर हो गया, जिस कार सेपरेले क्रूज एक ब्रांड की गाड़ी है, जिससे इन्होंने मौके पर जो है इसका रेकी करी थी, उसको हमने रिकवर कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में 6 गाड़ियाँ गई थी, लगभग 12 लाख की, वो बरामद कर ली गई है। एक रिवॉल्वर गया था, वो बरामद कर ली गई है। कुछ कैश गया था, 80,000 रुपया ये बता रहे हैं इनको मिला। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात अंकिता हत्याकांड की करेंगे। अंकिता हत्याकांड में नया मोड़ आया है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता डॉक्टर विनोद आर्य के ड्राइवर ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाला शख्स सहारनपुर का निवासी रोहन कंबोज है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। उसका कहना है कि नौकरी लगने के 3 दिन बाद डॉक्टर विनोद आर्य मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करते थे। रोहन ने आरोप लगाया कि विनोद आर्य उसे रात को अपने घर देर से बुलाते थे और उसके साथ गलत हरकतें करने का प्रयास करते थे। तो वहीं डॉक्टर विनोद आर्य से जब मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह झूठा इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है।
उनका ड्राइवर 21 नवंबर को पौड़ी जेल से लौटते वक्त नकदी और सिम लेकर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत डॉक्टर विनोद आर्य ने ज्वालापुर पुलिस स्टेशन में की थी। वहीं ड्राइवर के आरोपों के बाद ज्वालापुर कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डॉक्टर प्रमोद आर्य हैं जो सर, मैं उनके यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करता था। तो सर मैं ड्राइवर की नौकरी करता था तो उन्होंने मेरे 3 दिन तक मैं सही रहा, सही तरीके से मैंने नौकरी करी। चौथे दिन उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। 5वें दिन उन्होंने मेरे साथ फिर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। 6ठे दिन फिर उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। सर पहले वो करते थे मजाक में व्यायाम, मतलब उन्होंने मुझे एक्सरसाइज करने के बहाने वो मेरे साथ वो करने का प्रयास करते थे। ड्राइवर द्वारा आरोप लगाया गया कि ये उसके साथ अनैतिक कार्य करते थे और अन्य भी आरोप लगाए गए हैं, तो उसमें विवेचक अपना कार्य कर रहा है। ड्राइवर कहाँ का रहने वाला है, क्या है? ड्राइवर छुटमलपुर का रहने वाला है और उसके द्वारा आरोप लगाया गया है और इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें एविडेंस बेस्ड आईओ तस्दीक करेगा, उसके बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें कई आरोप लगाए गए हैं और जो भी आईओ है उसको तस्दीक करेगा और जो भी एविडेंस बेस्ड होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। उधर लक्सर के शेरपुर बेला और मारा बेला गांव के दो पक्षों में ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, गेहूं बोने को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद से हरिद्वार एसएसपी पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। विवाद के बाद शेरपुर बेला गांव के लोग लक्सर तहसील पहुंचे। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत एसडीएम से की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना अंतर्गत जो है शेरपुर बेला और मांडावाला 2 गांव है, जिनमें ग्राम समाज की जमीन को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को पहले भी इसमें 107-16 में बाउंड डाउन कराया गया था। साथ ही साथ इसमें एसडीएम लक्सर द्वारा भी जो इसमें पैमाइश की गई थी, क्योंकि जो जमीन है उसकी पैमाइश वगैरह हो चुकी थी। आज दोनों पक्षों के काफ़ी लोग 100-150 लोग इकट्ठा हुए थे और इसके बाद उसमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। सूचना पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था और चूंकि विवाद ना बढ़े, दोनों पक्षों में झगड़ा ना हो, इसलिए यहाँ के जो प्रधान है उनको बोला गया था लेकर कि आप थाने चले, वहीं पर विवाद के बारे में बात की जाए। लेकिन इससे आक्रोशित होकर और वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है एक राय होकर पुलिस को पथराव किया और गाड़ी में तोड़फोड़ करी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इसका जो मेन कारण है, मांडा बेला और शेरपुर बेला पहले एक ही ग्राम पंचायत थी, वर्तमान में 2 ग्राम पंचायतें हो गई हैं, दोनों के अलग अलग प्रधान हैं। जो ग्राम की सीमा है उसको, उस भूमि को लेकर के इनका एक विवाद काफ़ी पहले से चल रहा था, जिसमें 8 हेक्टेयर भूमि जो मांडा बेला की शेरपुर बेला की सीमा में थी, मांडा बेला से दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन करके मांडा बेला की उपस्थिति में सुपुर्दी। देहरादून रायपुर थाना मार्ग पर धन्याड़ी पुल की अप्रोच रोड पर दरार और धंसने की घटना के बाद जहां पुलिस विभाग ने एहतियात के तौर पर इस पुल पर आवाजाही बंद कर दी है, तो वहीं इस घटना को लेकर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने कहा है कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज जैसे ही पता चला, मैं तो कहूँगा कि देर रात में हमें पता चला, देर रात में ही मैंने ईएनसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल वो जाएं, जाके खुद देखें और देख के हमें तथ्यात्मक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। और अगर उसके बाद अगर लगता है कि किसका दोष है, दोष पाया जाता है, तो उस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक आपको इस बारे में और भी बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी इस तरह की जहाँ घटनाएं हुई हैं, वहाँ त्वरित रूप से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इधर पौड़ी जनपद के दुगड्डा में बीते देर शाम एक बाइक सवार सैनिक 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना के बाद मौके पर एसडीआरएफ समेत स्थानीय पुलिस पहुंची और 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सैनिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद सैनिक को 108 की मदद से अस्पताल भेजा गया। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात में ही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर खाई में उतरकर युवक को सकुशल बाहर निकाला। लगातार पुलों की अप्रोच रोड में आ रही दरारों से पुल की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये वही पुल हैं जिसके निर्माण के बाद ही अप्रोच सड़क धंस गई,
जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौके पर ही तमाम अधिकारियों को निलंबित किया था। तब से ये पुल विवादों में है। वहीं कांग्रेस ने जहां डबल इंजन सरकार का पुतला फूंक कर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो वहीं विभाग इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। ये पुल जो जब बने थे तभी से जो है इस कगार में है कि टूटते जा रहे हैं। हर बरसात में इसमें भारी वाहनों को रोका जाता है और हमने बार बार इस बात को आगे भेजा है, सरकार को अवगत कराया है कि पुल टूटने वाले हैं। हमने नहीं कराया। आप पत्रकार बंधुओं ने कई बार आके, मेरे हिसाब से हर बरसात में आप लोग आते हैं और हर बरसात में आप हर बाइट होती है और वो चलती है और सरकारें भूल जाती हैं। हर बार आपने देखा है और आज तो स्थिति ये है कि न बरसात है न कुछ है। और अब कल शाम 8 बजे जो है 10 बजे में यहाँ पहुँचा था तो पुल ये स्थिति आप देख ही रहे हैं। इस पुल की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जैसे इसमें मिट्टी भरी थी उस समय तो खुल गया था, आप देख रहे होंगे। वैसे ही उस पुल को मैनेज करके और सरकार ने इसको क्लीन चिट दे दी है। जब से ये पुल बना है उसके लगभग 6 महीने के बाद इस पर जो है दरारें आनी शुरू हो गई थी। फिर बीच में जो अप्रोच रोड बनाई गई लेकिन फिर ज़्यादा चल नहीं पाई। और ये हालत बड़ासी पुल की भी है और इस पुल के दूसरी वाली अप्रोच रोड वो भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। तो हमारी तो सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इसको सही किया जाए और बढ़िया काम किया जाए। जिसने इस पर काम किया, इंजीनियर हो या कोई भी व्यवसायिक कर्मचारी हो, उसको जो है सजा दी जाए। चलने में इस क्षेत्र में 3 पुल NH के द्वारा बनाए गए थे। एक इसमें भोपाल पानी का, बड़ासी का और सिरवालगढ़ का। और ये जो पुल है ये का अप्रोच रोड जो है पहले भी थोड़ा धंस गई थी और अभी फिर बैठ गई है। कल ही हमको रात को सूचना मिली तो मैंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से, जो NH के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, अभी भी एक्शन से बात हुई है और उनको कह दिया गया है कि इसका जो है पूरे ढंग से नए सिरे से अप्रोच रोड का निर्माण किया जाना चाहिए और साथ में इसका हम इसके जाँच भी करवाएंगे। उधर देहरादून में परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें भाग लेने के लिए 30 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का चयन ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के जरिए किया जाएगा। छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों, हमारी संस्कृति हमारा गौरव, मेरी किताब मेरी प्रेरणाएं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचाओ आदि कई विषयों पर रचनात्मक लेखन कराना होगा। इधर रुद्रप्रयाग में हृदय रोगियों को अब शहरों के महंगे अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी के अथक प्रयासों से जिला अस्पताल में भी आज से कार्डियक केयर यूनिट का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि जनपद के लिए ये खुशी की बात है कि लंबे समय से जो कार्डियक केयर टेकर चिकित्सा सुविधा का इंतजार कर रहे थे, वो सुविधा अब जिला अस्पताल में उपलब्ध करा दी गई है, जिसका आज शुभारंभ किया गया, जिसमें 5 बेड उपलब्ध हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बागेश्वर से खबर है, जहां पर ऐतिहासिक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले को सरकार इस बार बड़े स्तर पर आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बागेश्वर के उत्तरायणी मेले के लिए इस बार सुविधाओं को बढ़ाया जाए और बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रवासी लोगों को उत्तरायणी मेले से ज्यादा जोड़ा जाए। ईश्वर में 14 तारीख को उत्तरायणी का मेला लगता है, उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में मनाया जाएगा ताकि एक तो उसका विस्तार विश्व पटल पर हो, पर्यटन के रूप में विकसित हो, पर्यटक भी वहाँ पर आएँ, जो हमारे प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के वो भी वहाँ पर आएँ और एक नई पहचान मिले। इसलिए वहाँ पर जो स्थानीय खाद्य हैं, स्थानीय हमारी जो लोक परंपराएं हैं, जो स्थानीय संस्कृति हैं, उनको संरक्षित करने के लिए और उनके संवर्धन के लिए दोनों तरीके से वो बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा उसको। और इसके साथ ही हमारी खास पेशकश देवभूमि एक्सप्रेस में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।